क्लास स्टार्ट कर दे। हाँ भाई, राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीईटी खातर है। पहला प्रश्न देखो भाई, क्या है? करंट अफेयर का प्रश्न है। राज्य स्तरीय योग दिवस 2022 का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर करने का काम किया गया था? राज्य स्तरीय का मतलब कि जिसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भाग लेने का काम किया गया था। तो याद रखना, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री है व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से पूछो तो हरियाणा के कौन से नंबर के हैं? तो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन जो सबसे पहले केंद्र की आप बात करो तो केंद्र के अंदर जो है कर्नाटका का मैसूर जो शहर जो है, कर्नाटका के मैसूर शहर के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या लिया था? भाग लेने का काम किया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका थीम क्या था? तो थीम था मानवता के लिए योग। ठीक है, मानवता के लिए योग। ठीक है, मानवता के लिए योग जो था इसका 2022 का जो योग दिवस जो था इसका थीम था। और याद रखना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ा, याद रखना, जिला भिवानी के अंदर जो है राज्य स्तरीय योग महोत्सव के अंदर कड़ा हिस्सा लिया था। तो भिवानी जिले के अंदर लिया था। मोदी ने मैसूर कर्नाटका के अंदर हिस्सा लेने का काम किया था। दोनों चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है? हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च करने का काम किया गया है? परीक्षा संगम जो है एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है? संगम। और संगम पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया? फटाफट कमेंट करके बताओ। HBSC, CBSE, ICSE या फिर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा? जो भी बालक का सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो लीसो ऐप के ऊपर CET 02 के नाम से एक पोस्टर दिखेगा। सिर्फ 249 रुपए के अंदर पूरा का पूरा बैच है। 14 टीचर अपना लाइव पढ़ाओगे। ठीक है, देखो संगम पोर्टल की बात करूं तो याद रखना, आपने CBSE जो है, CBSE की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1929 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान समय में इसकी चेयरपर्सन कोई आपसे पूछे तो कौन है? तो याद रखना निधि छिब्बर। क्या नाम है? निधि छिब्बर जो है वो वर्तमान समय में इसकी चेयरपर्सन है। और CBSE जो है, CBSE के द्वारा क्या किया गया? परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च करने का काम किया गया। 1929 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। निधि छिब्बर वर्तमान समय में इसकी क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताने का काम करेंगे। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब करने का काम किया गया था? जल्दी जल्दी बताइएगा। शाबाश। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी विकास परिषद। ठीक है, तकनीकी विकास परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी विकास परिषद की स्थापना कब करी गई थी? इस तरह के प्रश्न देखना मैं बहुत आऊं है एनटीए के। आप अगर और प्रश्न पेपर उठा के देखो तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब करने का काम किया गया था? तो याद रखना 1989 के अंदर जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया था। ठीक है, और 1989 के अंदर भारत के संविधान के अंदर राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 61वां संविधान संशोधन कराया गया था। और 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 21 साल से घटाकर कितने साल कर दी गई? 18 साल करने का काम कर दिया गया था। राजीव गांधी की सरकार के अंदर 52वां संविधान संशोधन हुआ था साल 1985 के अंदर। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या किया गया था? दल बदल संविधान की जो 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? दय से 10वीं, दय से दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर राजीव गांधी की सरकार में कराया गया था। 1989 के अंदर संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। उम्र मतदाता के 21 साल से घटा करके 18 साल करने का काम कर दिया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है इसका गठन कब किया गया था? जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तब साल 1945 के अंदर जो है इसका गठन करने का काम किया गया था। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का गठन 1989 के अंदर कराया गया था। संगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? CBSE के द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया है। CBSE की स्थापना 1929 के अंदर हुई थी। निधि छिब्बर वर्तमान समय में जो है CBSE की क्या है? तो चेयरपर्सन है। ये चीज आपने याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है? सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम स्थल कौन सा है? खुदाई स्थल पूछ रहे क्या? जो सरस्वती नदी जो है, जो ऋग्वैदिक काल की हरियाणा प्रदेश की सबसे पवित्र नदी आप जिसने कहा, तो इस सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी का हरियाणा प्रदेश के अंदर अंतिम खुदाई स्थल पूछ रहे क्या? कौन सा? तो फटाफट बताइएगा कौन सा है? कालेसर है, शाहबाद है, बेगू है या फिर आदि बद्री है? अगर आप सरस्वती नदी के बारे में बात करें तो 2-4 बात आपने याद रखनी है। ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद कालीन। ठीक है, ऋग्वेद काल की क्या है? सबसे पवित्र नदी किसको माना गया हरियाणा के अंदर? तो याद रखना है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र किसको माना गया है? ऋग्वेद के अंदर। हरियाणा प्रदेश की नदियों का जिक्र पूछ लिया है तो याद रखना है वामन पुराण जो है, वामन पुराण के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश की
नदियों का जिक्र। ठीक है, इसके बाद यह जो नदी जो है कड़ता निकला है, तो याद रखना सिरमौर की पहाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, सिरमौर की पहाड़ी से जो है इस नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। ठीक है, इतनी चीज आपने याद रखनी है। अगर प्रश्न आ जाए कि भूविज्ञानिक या फिर भूगोल जो वैज्ञानिक जो है, भूगोलविद आ जाए, भूगोल वैज्ञानिक आ जाए, उनके अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कड़ा है, तो याद रखना भूगोलविदों के अनुसार इसका है हरकी दून की पहाड़ी। ठीक है, हरकी दून की पहाड़ी जो है इसका क्या है, किसके अनुसार है, तो याद रखना भूगोलविदों के अनुसार है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कड़ता प्रवेश करा है, याद रखना है हरियाणा में प्रवेश, तो हरियाणा के अंदर प्रवेश जो है यह नदी कड़ता करा, तो आपने याद रखना हरियाणा के अंदर यह नदी आदि बद्री नामक स्थान है कड़ा यमुनानगर के अंदर। ठीक है, इसी आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या करती है, प्रवेश करने का काम करती है। बात समझ में आ गई। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का जिक्र। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, सिरमौर की पहाड़ी से निकला है। भूगोलविदों के अनुसार इसका नाम क्या है, तो याद रखना है अर्किदून के पहाड़ी से निकला है, हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करने का काम करा। ठीक है, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के का जो पेहवा जो है, पेवा के अंदर कड़ा है, अरुणाई नामक गांव के अंदर सनीसा झील के अंदर जाकर गिरती। ठीक है, तो देखो कड़ा कड़ा आदि बद्री कड़ा पड़ा है, तो यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद के आर कुरुक्षेत्र के अंदर जाओ है। कुरुक्षेत्र का एक जगह है, जगह का नाम क्या है, पेहवा। ठीक है, पेवा का एक गांव है, गांव का नाम क्या है, अरुणाई। ठीक है, क्या नाम है, अरुणाई। और अरुणाई गांव के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है, सेनिसा झील के अंदर जाकर गिरती है। उर तक समझ में आ गई। सेनिसा झील में आगे पड़ गई, फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के बताओ कि उर तक समझ में आ गई। ठीक है, सेनिसा झील में गई, तो सेनिसा झील में पहले से दो नदियां हैं, जो कौन सी नदी है, जो सी दो नदियां सेनिसा झील में पहले से आकर गिरे हैं। एक तो नदी का नाम क्या है, टांगरी, और दूसरी नदी का नाम क्या है, मारकंडा। ठीक है, मारकंडा। टांगरी और मारकंडा जो है, दोनों नदी जो है कौन सी झील में आकर गिरा, तो याद रखना सनीसा झील के अंदर आकर गिरे। ठीक है, अब यह नदी के रही, कौन सी नदी, सरस्वती नदी सेनिसा झील में गई। इन दोनों नदियों का पानी को उठा के और के रहा है पंजाब के अंदर एक जगह है, जगह का नाम एक गांव है पंजाब का, और गांव का नाम क्या है, सतराना। और इसी सतराना नामक गांव के अंदर जो है इस पानी को उठा के कौन सी नदी के अंदर डाला, तो गग्गर नदी के अंदर यह डालने का काम करती है। समझ में आएगी बात। देखो नहीं समझ में आई तो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है, समझ में आ गई। ठीक है, अर्किदून उत्तराखंड के अंदर पड़ा है। ठीक है, अर्किदून की पहाड़ी जो है वहां से भूगोलविदों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भूगोलविद जो है उड़ता निकला है। लेकिन यो प्रश्न जो है भूगोलविद आओ तभी आपने करना है। अगर ऑप्शन के अंदर जो है सिरमौर नहीं हो, फिर अर्किदून दे रखा, फिर आपने इसको क्लिक करने का काम करना। ठीक है, जो चंपासर ग्लेशियर जो उसके पास में पड़ा है, तो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है, सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उड़ता निकला है। जिन्नू आज भूगोलविद के अनुसार फिर अर्किदून की पहाड़ी लिखना। ठीक है, लेकिन अगर यो गया, इसके बाद देखो हरियाणा में कड़ा प्रवेश करा है आदि बद्री से। नू पूछ ले हरियाणा में मैदानी भाग में नदी कड़ा प्रवेश करा कर दी, तो याद रखना आदि बद्री से मैदानी भाग में नदी प्रवेश करा है। आदि बद्री कड़ा पड़ा यमुनानगर में, यमुनानगर तक गया कड़ा गई कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का कौन सा जगह है, पेवा। पेवा के अंदर एक गांव है, गांव का नाम क्या है, अरुणाई। ठीक है, अरुणाई नामक गांव जो है इसके अंदर एक झील है, सेनिसा झील। इस झील में पहले से दो नदियां का पानी आके पड़ा है, कौन सी है, टांगरी और मारकंडा। इन दोनों नदियों का पानी ठा के केक रहे पंजाब के अंदर सतराना नामक गांव जो है ओड़ा किस में गिर दिया, गग्गर नदी के अंदर जाकर के मिलाने का काम करते हैं। उर तक बात समझ में आई, गग्गर में पड़ गया। अब नो आ जाने वर्तमान की किस नदी को सरस्वती का स्वरूप कहा जाता है, तो याद रखना वर्तमान की जो गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी को ही सरस्वती का स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान की कौन सी नदी को सरस्वती का स्वरूप कहा जाता है, तो याद रखना है गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी को क्या बोला जाओ है, सरस्वती नदी का स्वरूप बोला जाता है। उर तक समझ में आएगी सबका। ठीक है, सरस्वती का स्वरूप इसी को बोला जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात कराए खुदाई की, तो दोबारा से जो पुनः खुदाई जो इसकी दोबारा से खुदाई करने का काम कराया गया, वो करा कौन सा गांव में कराया गया है, तो वो गांव है मुगलावली गांव यमुनानगर का। ठीक है, मुगलावली गांव है यमुनानगर का। खुदा किस बंदे को जाता है, उस बंदे का नाम क्या है, दर्शन लाल जैन। किसको जाओ, दर्शन लाल जैन को जो खुदाई का श्रेय जाओ। दर्शन लाल जैन का संबंध हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी से है, और इनको हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन पिछले दिनों दर्शन लाल जैन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साल 2015 के अंदर हरियाणा सरकार क्या करती है, हरियाणा सरकार एक बोर्ड बनाने का काम करती है, जिसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। उस बोर्ड का नाम क्या है, HSHDB। HS हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, हरियाणा
सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो याद रखना 2015 के अंदर जो है इसका गठन करने का काम किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछे तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा धूमन सिंह किरमच, वर्तमान समय में इसके क्या है, उपाध्यक्ष है, ठीक है। समझ में आ गया तो उर तक फटाफट कमेंट करके लिख दो भाई कि समझ में आ गया उर तक मामला, ठीक है। तो याद रखना है सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा माना जाता है, तो सिरसा जिले का बेगू जो है, बेगू आखिरी लिख रखा भाई, आखिरी लिख रखा, ठीक है। तो सिरसा जिले का बेगू जो है, सिरसा जिले का बेगू क्या है, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल माना जाता है। प्रवेश हरियाणा में आदि बद्री से करा है। इसके अलावा जिन्हों पूछ ले कि हरियाणा में मैदानी भाग में करता प्रवेश करा है तो आदि बद्री से प्रवेश करने का काम करा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए। झज्जर है, फरीदाबाद है, हिसार है, गुरुग्राम है। हड्डी की निकासी के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, फटाफट बताने का काम करेगा। सिर्फ तू ही नहीं सारी दुनिया की नजर मुझसे खफा है, वाह। सिर्फ तू ही नहीं सारी दुनिया की नजर मुझसे खफा है, जब नसीब में प्यार नहीं तो कैसे कह दूं कोई बेवफा है, वाह। ठोक दो वाह, शाबाश। तो हड्डी की निकासी के लिए जिला झज्जर, फरीदाबाद, हिसार या फिर गुरुग्राम, बताइए शाबाश कौन सा नगर जो है वो फेमस है। तो देखो हमारा जो हरियाणा जो हरियाणा के अंदर एक विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एससीजेड हरियाणा के अंदर कब आया था, तो याद रखना साल 2006 जो है, साल 2006 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर क्या आया था, एससीजेड आया था। कब आया था, 2006 के अंदर एससीजेड हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है। अब महत्वपूर्ण चीज क्या रखनी है अपने याद, जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना था 1966 के अंदर, एक प्रश्न आया था एचएससी में पूछा है कि भाई प्रश्न क्या था कि 1966 में जब हरियाणा बना तो औद्योगिक की दृष्टि से कैसा था, तो याद रखना 1966 में हमारा हरियाणा औद्योगिक दृष्टि से कैसा था, अल्प विकसित राज्य था, ठीक है, अल्प विकसित राज्य। अगर नो आज हरियाणा ने औद्योगिक रफ्तार कब पकड़ी है, तो याद रखना 1980 के अंदर जो है हरियाणा ने खनिज संसाधनों के ऊपर काम किया और इसके बाद 1980 के बाद हरियाणा ने क्या किया, तो औद्योगिक रफ्तार हरियाणा में कब पकड़ी है, तो याद रखना है 1980 के अंदर हरियाणा प्रदेश से जो है क्या है, तो औद्योगिक रफ्तार पकड़नी कब शुरू करी है, या फिर औद्योगिक विकास हरियाणा में कब शुरू हुआ, तो 1980 के अंदर। 66 में क्या था, 66 में एक हरियाणा जो है क्या था, एक अल्प विकसित राज्य था, ठीक है। हरियाणा लघु उद्योग निर्यात निगम, हरियाणा लघु उद्योग निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताओ भाई। हरियाणा लघु निर्यात निगम जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना कौन सा स्थान हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है, तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला जो है, फरीदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, हड्डी की निकासी के लिए फरीदाबाद प्रसिद्ध है, बुलेट बाइक के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो ट्रैक्टर सबसे ज्यादा जो है वो कहां बनाए जाते हैं, फरीदाबाद के अंदर ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टडी जोन थोड़े से आप बस थोड़े से ऊपर चले गए तो याद रखना है 1967 वो साल था, 1967 के अंदर आपने बस इतनी चीज याद रखनी है। 1967 के अंदर हरियाणा लघु उद्योग निर्यात निगम की स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। एससीजेड का सबसे बड़ा इलाका झज्जर है, 2006 के अंदर एससीजेड आया था। 1966 में हरियाणा औद्योगिक दृष्टि से एक रुग्ण राज्य था, रुग्ण का मतलब बीमार हुआ, अल्प विकसित राज्य था। 1980 के अंदर औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़नी शुरू करी। क्यों पकड़नी शुरू करी, तो आपने याद रखना है, तो पकड़नी शुरू क्यों करी थी, बस इतनी बात याद रखनी, क्योंकि यहां पर हरियाणा ने खनिज पदार्थों के ऊपर काम किया था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, बताओ शाबाश। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर बताइए शाबाश, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। हरियाणा के अंदर जो है चौथा संस्करण था, ये चौथा संस्करण खड़ा हुआ है, तो याद रखना ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला जो है इसके अंदर हुआ था। हरियाणा प्रदेश ने टोटल 137 पदक जीत करके हरियाणा प्रदेश पहले नंबर के ऊपर रहा था। इसके अलावा जो है इसका शुभंकर के था, याद रखना इसका शुभंकर था धाकड़, ठीक है। बताओ शाबाश, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने का काम कौन सी खिलाड़ी के द्वारा किया गया है। रमन बेनीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति निवास, उन्नति हुड्डा, हर्षिता मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताइएगा कि मिस पलक देवी सबसे पहले उत्तर दिया, बिल्कुल सही है। तो बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किसके द्वारा किया गया है। अच्छा, दो तीन चीज और ध्यान रखनी है। हरियाणा जो हॉकी टीम जो थी हरियाणा की, ठीक है, हॉकी टीम के अंदर जो था एक चीज याद रखना है, एक ही परिवार के 5 खिलाड़ी थे,
ठीक है। हॉकी टीम के अंदर एक ही परिवार के 5 खिलाड़ी थे और ये खिलाड़ी याद रखना कौन से जिले के थे, तो हरियाणा का सोनीपत जिले के ये बंदे थे, ठीक है। रोहतक जिले की उन्ती हुड्डा जो लड़की जो है, ठीक है, रोहतक जिले की उन्ती हुड्डा, इसने क्या काम किया, तो बैडमिंटन के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर क्या किया है, गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, बिल्कुल सही है। और ये बैडमिंटन के अंदर जो है उड़ीसा ओपन की विजेता भी थी, ठीक है। उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट किसने जीता था, तो उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट जो है उन्ती हुड्डा इसी लड़की के द्वारा जीतने का काम कराया गया। शायद 16 साल की उम्र होगी छोरी की, ठीक है। उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट बैडमिंटन का किसने जीता है, उन्ती हुड्डा ने जीतने का काम किया है। या वाई छोरी है, मोदी ने इस तक नुका था कि हरियाणा की धरती में ईसा के और तक खिलाड़ी लिखड़ा है, तब इसने कहा था कि दूध दही का खाना है, या इस तरह की बात कही थी ना, तो यह वाई छोरी है, इसी को कहा गया था। शर्ट जमा सोनी है सर जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गिफ्ट कर सकते हो शर्ट, मेरे को एड्रेस दे दूंगा 90 500 9 61 500 पर, नौकरी लगे से करती है, ठीक है। हाँ, 16 साल की बेटी है, रोहतक जिले की, बड़ी गजब का कारनामा इसने करके दिखाया है, ठीक है। तो याद हो जाएगा, उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट जो है, उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट जीतने का काम किसके द्वारा किया गया है, उन्ती हुड्डा, जिला रोहतक की है। और हरियाणा की जो है बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भी इसी के द्वारा जीतने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखो देखिए है, जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र हरियाणा के अंदर कहां पर है। जैन संस्कृति का हिसार, हांसी, सोनीपत या फिर पानीपत। बौद्ध संस्कृति का केंद्र कोई आपसे पूछता तो याद रखना कौन सा है, तो अग्रवा जो है, अग्रवा जो है किसकी है, तो बौद्ध संस्कृति का केंद्र कौन सा है, तो अग्रवा है। जैन संस्कृति का केंद्र हिसार, हांसी, सोनीपत या फिर पानीपत, फटाफट बताने का काम करिए। भिवानी वाली और मोहित भाई वीडियो डाल दूंगा, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग रह रही है, शायद कल आएगा वो बच्चा एडिटिंग करने वाला, उसके बाद में भिवानी सेमिनार की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। देख इसको कल तक डल जाओगी, पूरी कोशिश करूंगा। बताइए शाबाश भाई फटाफट। देखो, एक शहर है हरियाणा का, उसको सूफी संतों का पवित्र शहर कहा जाओ, ठीक है। सूफी संतों का पवित्र शहर हरियाणा के किस जगह, किस शहर को कहा जाओ, फटाफट बताओ कमेंट करके। तो याद रखना उस शहर का नाम क्या है, हांसी है, ठीक है। आसी जो है, आसी को सूफी संतों का पवित्र शहर कहा जाता है, इसलिए प्राचीन टाइम में इसका नाम क्या था, इसका नाम हुआ करता आसी शरीफ हुआ करता इसका नाम, ठीक है, आसी शरीफ। एक नया प्रश्न आपने देने लग रहा हूं कि सूफी संतों का पवित्र शहर हरियाणा में किसको कहा जाओ है, तो याद रखना सूफी संतों का पवित्र शहर आसी को कहा जाता है। 4 कुतुबगाह जो है, पृथ्वीराज चौहान का किला जो है, किले के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो एक वो है दरगाह है, तो पवित्र शहर किसको बोला जाता है, तो आपने याद रखना हांसी शरीफ जो है इसको पवित्र शहर बोला जाता है, ठीक है। एक जैन विद्वान है जिसका नाम क्या है, लोहाचार्य, ठीक है। लोहाचार्य जो था हरियाणा के अंदर, नो पूछ ले कि जैन धर्म को फैलाने का काम जो किस बंदे के द्वारा किया गया था, तो लोहाचार्य जो है, लोहाचार्य के द्वारा इसको फैलाने का काम किया गया था। फटाफट बताओ इस प्रश्न का कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो शाबाश। पूरा खुदाई हुई थी शहर के अंदर, और 8वीं और 9वीं सदी की प्रसिद्ध जो है, याद रखना है 58 कांसे की छवि मिली है, ठीक है। मूर्तियां कह सकते हो, कांसे की छवि कह सकते हो, प्रतिमा कह सकते हो, 58 कांसे की छवि मिली है। और वो शहर कौन सा है, वो हरियाणा के हिसार जिले का हांसी है। तो जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो याद रखना हांसी जो है जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। सूफी संतों का पवित्र शहर, हिंदुस्तान का दरवाजा किसको कहा जाता है, हांसी को कहा जाता है। तलवार उद्योग के अंदर हरियाणा का कौन सा शहर जाना जाता था, तो हांसी जो है तलवार उद्योग के लिए जाना जाता था। 1008 श्री श्री दिगंबर जैन मंदिर कड़ा है, तो याद रखना है हांसी के अंदर 1008 श्री श्री दिगंबर जैन मंदिर है, ठीक है। रानीला वो चरखी दादरी के अंदर है भाई, रानीला मंदिर बहुत फेमस है, चरखी दादरी में है वो। भारत में डाकू बनकर किस बंदे के द्वारा लूटपाट करने का काम किया गया था, बाबर है, अकबर है, या फिर जॉर्ज थॉमस है, या फिर इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताइए। भारत में डाकू बनकर जो है किस बंदे के द्वारा किया गया था, हांसी के एमएलए विनोद भ्याणा है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बताइए शाबाश। डाकू बनकर लूटपाट करने का काम सी कह रहे हैं, चलो भाई सी कह रहे हैं तो देखो, ठीक है सी। थॉमस। बाबर कौन था लुटेरा, बाबर कौन था, जहाजी साहिब, जहराई जंग, टिपरेरी राजा, टिपरेरी राजा 1798 से लेकर के 1801 तक इस बंदे ने शासन किया। उस बंदे का नाम क्या है, जॉर्ज थॉमस,
ठीक है। जोरस थॉमस की कैपिटल राजधानी कोई पूछे तो के है, याद रखना है। और राजधानी कौन सी है? हरियाणा का जो सूफी संतों का पवित्र शहर आसी जो है वो इसकी राजधानी थी। और आसी में इसने क्या बनाई थी? याद रखना, आसी के अंदर जो है टकसाल बनाने का काम इसने किया था। ठीक है। सबसे पहले कड़ा पहुंचा था तो भारत में सबसे पहले जो है यो मद्रास के तट के ऊपर पहुंचा था। फिर बेगम समरू दिल्ली के अंदर चला गया, बेगम समरू तो प्यार हो गया, अनबन होगी। ठीक है, अनबन होगी उसके बाद में फिर। ठीक है, तो याद रखना बेगम समरू के बाद में तीन बात आपने याद रखनी है। जहराई जंग, टिपरेरी राजा। टिपरेरी राजा क्यों कहा जाता है तो आपने याद रखना, पीडीएफ दे दूंगा भाई। ठीक है, तो टिपरेरी राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस गांव के अंदर इसका जन्म हुआ था उस गांव का नाम टिपरेरी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टिपरेरी राजा कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा था कि किस शासक ने हरियाणा के हिसार और रोहतक जिले को अलग करने का काम किया था? तो याद रखना, जिस टाइम पे आसी का शासक बना था, आसी राजधानी थी, इसने क्या कर दिया था? हिसार व रोहतक को अलग करने का काम किस शासक ने किया था? तो हिसार व रोहतक को अलग अलग करने का काम किस बंदे के द्वारा किया गया था? इसी के द्वारा किया गया था। इसने जो सिक्के चलाए थे, इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? सिक्का ए साहिब कहा जाता है। ठीक है, सिक्का ए साहिब कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर के अंदर 1802 के अंदर क्या हो जाती है? जो डाकू बन के आता है इस बंदे की क्या हो जाती है? बहरामपुर के अंदर मृत्यु हो जाती है। उस बंदे का नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस उस बंदे का नाम है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जहराई जंग जहाजी साहिब कहा जाता है। टिपरेरी राजा इसको कहा जाता है। राजधानी आसी थी। इसके अलावा जो है सिक्का के जो थे टकसाल थी, आसी के अंदर बनाई थी इस बंदे ने। सारी बातें आपने याद रखनी। सिक्कों को सिक्का साहिब कहा जाता है। हरियाणा के हिसार और रोहतक जिले को अलग किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा अलग करने का काम किया गया था। यानी पूछ लिया हरियाणा के कौन से जिलों को अलग अलग करने का काम थॉमस के द्वारा किया गया था? आयरलैंड से आया था, टिपरेरी गांव था। ठीक है, तो हिसार और रोहतक। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने तैराकी के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है? शाबाश, फटाफट बताइएगा, बताओ शाबाश। खेलो इंडिया भाई, एचसीएस की तैयारी के लिए आप बार बार बोल रहे हैं सोनिया नैन बेटा, यूट्यूब से एचसीएस की तैयारी नहीं हो सकती, उसके लिए सेल्फ स्टडी स्वाध्याय करना पड़ेगा। मैं उन कौन रुक के मारू, हाँ सारा मेरी क्लास में होगा, कोई फायदा नहीं। अगर आप एचसीएस की क्लास, अगर आपने एचसीएस की तैयारी करो तो पूरा आपका 1 घंटा यो खराब जाने लग रहा है। मैं एचसीएस की तैयारी करवाने के लिए सक्षम नहीं हूं। क्लियर कट बात है बिल्कुल। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर किस खिलाड़ी ने तैराकी में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तुषार कपूर है, हर्ष शिकारा है, हर्ष सरोहा है, या फिर देवेंद्र कुमार है? तो फटाफट बताने का काम करिए। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के अंदर 5वां संस्करण जो है वो खड़ा होगा। भोपाल जो है, भोपाल के अंदर 5वां वो होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो, उसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? कितने खिलाड़ियों ने भाग? हाँ, सीटी के हो जाओगे रिंग कोरमा, सीटी के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत काम आओगे आपको। ठीक है, बताओ शाबाश, कितने खिलाड़ी जो थे हरियाणा प्रदेश के जिनने भाग लेने का काम किया था? तो वो है हर्ष सरोहा, है वो बंदा जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर तैराकी के अंदर 2 पदक जीतने का काम किया था खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर। और जो तैराकी, याद रखना आपने, तैराकी का स्टेडियम जो है हरियाणा में खड़ा है, तैराकी अंतरराष्ट्रीय तैराकी स्टेडियम। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, तैराकी स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो याद रखना हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर तीनों के तीनों स्टेडियम जो है तैराकी के अंदर जो है कितने लेन हुआ? तो याद रखना है वो तैराकी के अंदर वो है। तो हर्ष सरोहा वो बंदा है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। किसके अंदर? हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? फटाफट बताने का काम करिएगा, जल्दी जल्दी बताइए शहबाज, कितने खिलाड़ी थे? कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था हरियाणा के? बताओगे शहबाज? जल्दी जल्दी बताइए शहबाज। 398 खिलाड़ी थे हरियाणा के। प्रश्न नोट कर लीजिएगा, हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? तो याद रखना है हरियाणा के खिलाड़ी कितने थे? तो 398 खिलाड़ी थे हरियाणा प्रदेश के। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, 100 मीटर और 400 मीटर जो के फंडा वो है तैराकी में, इसके अंदर इस बंदे ने 2 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। और याद रखना है हर्ष सरोहा का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो इसका संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से इस बंदे का संबंध है। अगला प्रश्न देखो भाई, राज्य का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा? हिसार है, कैथल है, झज्जर है, या फिर पानीपत है? तो याद रखना ट्रिपल पी जो है, ट्रिपल पी मॉडल जो है उसके ऊपर आधारित ये बस स्टैंड है। तो याद रखना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो हरियाणा का झज्जर जिला है। ठीक है, याद रखना है, तो हरियाणा का झज्जर जिला है।
ओलंपिक खेलने वाली राज्य व देश की पहली महिला रेसलर कौन है? यानी अरे भारत की तरफ से या फिर हरियाणा की तरफ से ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाली कुश्ती की पहली खिलाड़ी पूछ रहे, क्या कौन है? फटाफट बताने का काम करिएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो याद रखना आपने, कौन है वो? नीलिमा घोष है, ठीक है। नीलिमा, आगे को मात्रा होगी भाई, पाछा को दी कोई बात नहीं, ठीक है। नीलिमा घोष जो है आपने याद रखना, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला है। ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला शख्स कौन है? तो याद रखना के डी जाधव जो है, के डी जाधव याद रखना, ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो पदक जीतने वाला के डी जाधव है। नीलिमा घोष जो आपने याद रखना है, भारत की पहली महिला जिसने भारत की तरफ से ओलंपिक के अंदर भाग लेने का काम किया था। भाई अगर आपने साफ दिखाई नहीं दे रहा तो आंखों का इलाज करवाने का काम करिए आपका, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का है, तो याद रखना वो कौन है? वो गीता फोगाट है, ठीक है। कौन है वो महिला? इसका नाम है गीता फोगाट है। और गीता फोगाट के जीवन के ऊपर आधारित एक फिल्म है, फिल्म का नाम क्या? दंगल। और दंगल फिल्म के अंदर जो है महावीर सिंह का करेक्टर किस बंदे ने निभाया था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो गीता फोगाट वो याद रखना है, हो जाओगा याद। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है मंजीत तालूवाला, मामा राम राम, बताओ शाबाश। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला गोल्ड कुश्ती में किसने दिलाया था? तो वो यही लड़की है जिसने क्या किया था? राष्ट्रमंडल खेल जो है, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है कुश्ती में भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाली महिला भी कौन है? तो गीता फोगाट जो है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है कुश्ती के अंदर पहला गोल्ड दिलाने वाली महिला है। अच्छा, ये जो दंगल फिल्म जो थी, दंगल फिल्म के अंदर गीता फोगाट जो है इसका रोल किसने निभाने का काम किया था? फटाफट बताइएगा। जायरा और एक है फातिमा। जायरा और फातिमा दो छोरी हैं, इनने जो है इसका रोल निभाने का काम किया था, ठीक है। दो लड़कियां हैं, कौन सी? जायरा और फातिमा। अब इनमें तो बताना है फातिमा ने जो कौन सा रोल किया था, तो याद रखना है फातिमा ने इसका जो था बालकपन का यानी बचपन का रोल करने का काम किया था। और जायरा ने जो था किसका रोल किया था? तो किशोरावस्था का रोल करने का काम किया था। नहीं भी याद रखो, बड़ी बात को नहीं, बस इतना याद रख लियो। ओलंपिक में भारत की तरफ से, हरियाणा की तरफ से खेलने वाली पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन है? गीता फोगाट है। भारत की तरफ से भाग लेने वाले ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी नीलिमा घोष है। पदक जीतने वाला पहला शख्स कौन है? के डी जाधव है, महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा भारत को गोल्ड किसने दिलाया था? तो इसी लड़की ने दिलाया था, ठीक है। हरियाणा चुनाव आयोग के द्वारा किसे आगामी चुनाव के लिए यूथ आइकन के तौर पर यूथ आइकन बनाया गया है? करंट अफेयर हरियाणा का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिए। सर सच में साफ दिखाई नहीं दे रहा। भाई दिक्कत मेरी तरफ से नहीं है बेटा, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाने का काम करिए। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी अप्रूव करने का काम करिएगा। 360 पे देखोगे तो ठीक दिखेगा, साफ दिखेगा, ठीक है। तो हरियाणा चुनाव आयोग जो है, हरियाणा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो गौरी सोरान और अमित सरोहा, इन दोनों को हरियाणा चुनाव आयोग के द्वारा यूथ आइकन के तौर पर चुनने का काम किया गया है। गौरी सोरान जो है वो क्या है, किस खेल से संबंध रखते? तो याद रखना शूटिंग से संबंध रखते हैं। और अमित सरोहा जो है वो क्या है? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है अमित सरोहा। ये दोनों जो है, इन दोनों को क्या किया गया है? हरियाणा चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया है? यूथ आइकन के तौर पर जो है, यूथ आइकन के तौर के ऊपर इनको चुनने का काम किया गया है। दोनों खिलाड़ी हैं, आपने याद रखना है। अमित सरोहा का संबंध याद रखना है, हरियाणा के कौन से जिले से? हरियाणा के सोनीपत जिले से जो है अमित सरोहा का संबंध है, ठीक है। सोनीपत से अमित सरोहा। इसके अलावा अगर मैं गौरी सोरान की अगर बात जिक्र करूं तो एक मिशन है, जिस मिशन का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और ये जो मिशन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है 2005 में चलाया गया था मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, ठीक है। 2005 का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना है इसकी ब्रांड एम्बेसडर तो वो कौन है? वो भी कौन है? गौरी सोरान है। 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो याद रखना आपने गौरी सोरान को बनाने का काम किया गया था 2018 में ब्रांड एम्बेसडर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा चला गया था। 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा एक और कार्यक्रम चला गया था, भारत निर्माण कार्यक्रम जो है वो कब चला गया था?
2005 के अंदर चलाने का काम किया गया था मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा। इसके अलावा 15 जून 2005 को मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा जो है आरटीआई एक्ट भारत के अंदर लागू करने का काम किया था 15 जून 2005 को। ठीक है, तो गौरी सोरेन और अमित सरोहा जो है पैरा ओलंपियन है, और इसके अलावा गौरी सोरेन शूटिंग से संबंध रखती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना है गौरी सोरेन जो है इसके वो है। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, किस जिले का चिनार कपड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? चिनार कपड़ा उद्योग पूछ रखा हरियाणा के कौन से जिले का है? सोरी मार्केट आपने याद रखना, कपड़े के लिए जानी जाती है। सोरी मार्केट हरियाणा के कौन से जिले की है? तो सोरी मार्केट किसकी फेमस है? तो हरियाणा के रोहतक जिले की सोरी मार्केट फेमस है। तो चिनार कपड़ा उद्योग पानीपत का है, फरीदाबाद का है, हिसार जिले का, या फिर भिवानी जिले का है? विकास लांबा सबसे पहले आपने उत्तर दिया है। तो चिनार कपड़ा उद्योग आजकल जो है बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। इसके अलावा ग्रेवीरा भी, ठीक है, ग्रेवीरा या फिर चिनार, ग्रेवीरा उद्योग पूछ ले, चिनार कपड़ा उद्योग पूछ ले, ये दोनों के दोनों कपड़ा उद्योग हरियाणा की जो छोटी काशी जो है, भिवानी जो है, ग्रेवीरा और चिनार कपड़ा उद्योग पूछ ले तो कौन से हैं? तो ग्रेवीरा और चिनार कपड़ा उद्योग कौन से जिले के? तो आपने याद रखना ये दोनों के दोनों हरियाणा के भिवानी जिले के हैं। ठीक है, राज्य में बेरोजगारी भत्ता जो है इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 2000, 2003, 2005 या फिर 2016 के अंदर हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत कब करी गई थी? फटाफट कमेंट करके बताओ। लिसो ऐप के ऊपर CET 02 के नाम से एक बैच मिलेगा, और ये जो बैच जो है CET की तैयारी करने खातिर बेहतरीन ऑफर है, 249 रुपए के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता बहुत सारे पुजारी 2005 कह रहे हैं, रीना 2016 कह रही है। रीना कहो तो ठीक कर दियोगी, क्योंकि या छोरी कदे भी जोट कौन बोल दी मन बेरा इस बात का। ठीक बोला है, बताओ शाबाश। डी कह रहे हैं शाबाश। देखो, तो याद रखना आपने बेरोजगारी भत्ता पूछ रखा, तो बेरोजगारी भत्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में शुरू किया था। खट्टर सरकार ने योजना शुरू करी थी, उसका नाम क्या है? सक्षम हरियाणा योजना। ठीक है, अगर बेरोजगारी भत्ता पूछ ले तो आपने याद रखना 2005, लेकिन सक्षम हरियाणा योजना पूछ रखा, तो सक्षम हरियाणा योजना पूछा तो 1 नवंबर 2016 इसका उत्तर हो जाएगा, अगर सक्षम हरियाणा योजना पूछा तो। ठीक है, बात समझ में आएगी? सक्षम हरियाणा योजना पूछ ले तो 1 नवंबर 2016, बेरोजगारी भत्ता पूछ ले तो आपने याद रखना तो क्या हो जाएगा? तो बेरोजगारी भत्ता 2005 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, दोनों चीज आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, पेड़ पौधा पेंशन योजना कब शुरू करने का काम किया गया था? 2017, 2020, 2021, 2019? बताइए शाबाश, पेड़ पौधा पेंशन योजना कब शुरू करने का काम किया गया था? इस पेंशन का नाम क्या है? तो याद रखना है प्राण वायु देवता। ठीक है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत क्या है? जो भी पेड़ 75 साल से ऊपर के हो गए, ठीक है, 75 साल से ऊपर के पेड़ जो हैं, उन पेड़ों की जो रुखाली करेगा उसको हरियाणा सरकार जो उस बुजुर्ग को कितने रुपए पेंशन देने का काम करेगी? 2500 रुपए पेंशन देने का काम करेगी। और यह जो योजना जो है कब शुरू करने का काम किया गया था? पर्यावरण दिवस है 5 जून 2021 को मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा करने का काम किया था। प्राण वायु देता पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो आपने याद रखना है वृक्षों को बचाने से संबंधित है। ठीक है, वृक्ष बचाओ है, पेड़ों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है ये योजना जो है शुरू करने का काम किया है। ठीक है, तो याद हो जाओगा। ठीक है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना 75 साल से ऊपर के जो पेड़ जो है उनको बचाने के लिए 2500 रुपए खट्टर सरकार देने का काम कर रहा है। 5 जून 2021 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है पेड़ पौधा पेंशन योजना को शुरू करने का काम किया गया है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम में जाकर सर्च करोगे तुरंत बाद क्लास के PDF आपने मिल जाओगी। सिरोही वैली परसोन मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सिरोही वैली परसोन मंदिर पूछ रखा है, तो फटाफट बताइएगा। ये जो है सिरोही वैली परसोन मंदिर, वो जिला गुड़गांव है, वो जिला फरीदाबाद है, या फिर वो जिला नूह है, या फिर वो जिला हरियाणा का पंचकुला जिला है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन से जिले के अंदर है सिरोही वैली परसोन मंदिर। फटाफट बताइएगा। सी कह रहे, नू कह रहे हैं सिरोही वैली परसोन मंदिर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सिरोही वैली परसोन मंदिर, सी परसोन मंदिर। देखो, यह जो परसोन मंदिर जो है इसको क्या माना जाओ है? ऋषि पराशर जो है, पराशर ऋषि जो है
पराशर ऋषि की तपोस्थली कहा जाओ, ठीक है। पराशर ऋषि जो है इसकी क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसकी तपोस्थली कहा जाओ है पराशर ऋषि की, ठीक है। और यह जो तपोस्थली जो है, जड़ायु मंदिर है, पराशर ऋषि के बेटे का नाम क्या है, तो याद रखना महर्षि कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास, ठीक है। और ऐसी मान्यता है पुराणों के अंदर कि महर्षि वेदव्यास का जन्म जो है इसी आश्रम के अंदर हुआ था जो परसोना मंदिर है। और ये महर्षि वेदव्यास जो है ये वही शख्स है जिन्होंने क्या किया था, महाभारत की रचना करने का काम किया था, कड़ा किया था। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जो है महाभारत की रचना करने का काम कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था। और पराशर ऋषि की जो तपोस्थली है उसी को परसोन कहा जाता है। और यह परसोन मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो याद रखना है हरियाणा का जो जिला कौन सा है, तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला जो है, फरीदाबाद जिले के अंदर जो है पराशर ऋषि की क्या है, तपोस्थली है। और ये 3 कुंड बताए गए हैं, अगर किसी को ध्यान में तो फटाफट बताएगा। 3 कुंड हैं, अमृत कुंड, हथिया कुंड, ब्रह्म कुंड, ठीक है, ब्रह्म कुंड। इन तीनों कुंडों का निर्माण महर्षि पराशर के द्वारा कौन से जिले के अंदर करवाया गया, तो याद रखना है हरियाणा के फरीदाबाद जिला जो है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर जो है 3 कुंड है, अमृत कुंड, हथिया कुंड, इसके अलावा तीसरा कुंड कौन सा है, ब्रह्म कुंड, ठीक है। ये तीनों के तीनों कुंड जो है इनका निर्माण करवाया गया था महर्षि पराशर के द्वारा। और महर्षि पराशर की तपोभूमि फरीदाबाद में है। महर्षि पराशर के बेटे वेदव्यास है, वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का काम सरस्वती नदी के किनारे जिला कुरुक्षेत्र के अंदर करने का काम किया था। अगला प्रश्न देखो भाई के है, विद्यार झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फटाफट बताइएगा। हिसार है, करनाल है, कैथल है, नूह है, विद्यार झील कौन से जिले के अंदर है, फटाफट बताइएगा। चलो वाह वाह कर दो, शाबाश। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का, पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का, फर्क सिर्फ इतना है कुदरत पत्ते सुखाती है, जिंदगी रिश्ते सुखाती है। देखो भाई शाबाश। विद्यार झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है विद्यार झील। अच्छा कोई शख्स है मैंने बताओगा विद्यार झील का प्राचीन नाम क्या है, इस झील का पुराना नाम फटाफट बताइएगा कि विद्यार झील का पुराना नाम क्या है। विद्यार झील का पुराना नाम क्या है, फटाफट बताइएगा, शाबाश। देखो इस झील का पुराना नाम है वृद्ध 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 केदार, ठीक है। इस झील का प्राचीन नाम क्या है, वृद्ध केदार, ठीक है। वृद्ध केदार से बिगड़ करके इसका नाम क्या पड़ गया, तो विद्यार पड़ गया इसका नाम, ठीक है, वृद्ध कवार, ठीक है। वृद्ध केदार जो है इस झील का प्राचीन नाम क्या है, वृद्ध केदार इस झील का प्राचीन नाम है। और जो है याद रखना आपने, अब इसका नाम क्या पड़ गया, तो अब इसका नाम विद्यार पड़ गया। अब सरकार की योजना जो है, तो याद रखना सरकार की योजना की इसको दोबारा से वृद्ध केदार के नाम से ही इस झील को जाना जाए। याद रखना इस झील का जिक्र कौन से पुराण के अंदर है, तो आपने यह बात याद रखनी, इस झील का जिक्र किस में है, तो याद रखिएगा वामन पुराण के अंदर इस झील का जिक्र है। वृद्ध केदार झील जो है याद रखना इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसी मान्यता कि महाभारत से पहले, जब महाभारत हुई थी तो उससे पहले भगवान शिव जी की पूजा विश्व के अंदर 6 स्थानों पर की जाती थी। भगवान शिव की पूजा दुनिया में केवल 6 ही ऐसी जगह थी जिनके ऊपर पूजा की जाती थी महाभारत काल से पहले। और उन 6 स्थानों के अंदर कैथल का जो विद्यार नामक स्थान है, जिसको वृद्ध केदार के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर जो है वो स्थान भी 6 में शामिल था। तो वृद्ध केदार इसका प्राचीन नाम है, अब इसका नाम कालांतर में बदल करके विद्यार हो गया। ये झील कड़ा है, तो याद रखना भगवान हनुमान की जो कपिस्थल की जन्मस्थली कैथल के अंदर है। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, तो कौन सा जिला है, तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो है किसका जन्म हुआ था, कौटिल्य पंडित का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई के, अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती सीरीज रैंकिंग के अंदर बजरंग पुनिया के द्वारा कौन सा पदक जीतने का काम किया गया है। अलमाटी जो है याद रखना, अलमाटी एक तो बांध है, दक्षिण भारत में पड़ा है। अलमाटी कौन सा देश के अंदर पड़ा है, तो याद रखना अलमाटी पड़ा है किर्गिस्तान के अंदर, कड़ा पड़ा है किर्गिस्तान के अंदर अलमाटी पड़ा है। तो इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो फटाफट बताइए बजरंग पुनिया के द्वारा कौन सा पदक अलमाटी के अंदर जीतने का काम किया गया था। एक और लड़का है हरियाणा का जिसका नाम क्या है, अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है, अमन सहरावत के द्वारा गोल्ड मेडल जीतने का काम किया गया था, ठीक है।
लेकिन वो प्रतियोगिता आपने ध्यान रखनी है, गोल्ड मेडल जिसमें अमन सहरावत के द्वारा जीता गया था, वो बोल्ट नो कप इस तरह का को नाम है, कन्फर्म ध्यान में नहीं है, बोल्ट नो कप। उस कप के अंदर अमन सहरावत के द्वारा अलमाटी के अंदर आयोजित जो कप जो था उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता गया था। और ये याद रखना इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो बजरंग के द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक जीतने का काम बजरंग के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो महिला कुश्ती चैंपियनशिप जो थी उसके अंदर भी बहुत सारे गोल्ड आए हैं। मानसी अलावत है, सरिता मोर है, साक्षी मलिक है, मनीषा नाम के खिलाड़ी है, इनके द्वारा इसमें क्या जीता गया, तो गोल्ड मेडल जीतने का काम किया गया। ठीक है, इसके द्वारा गोल्ड जीता गया। तो किर्गिस्तान के अंदर कांस्य पदक किसने जीता है। ब्लैक बर्ड पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है, बताइए साहब। ब्लैक बर्ड जो है कड़ा है तो याद रखना है, एक तो ब्लू बर्ड है, एक ब्लैक बर्ड। ठीक है, ब्लू बर्ड पूछ लो तो याद रखना वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, और ब्लैक पूछ लो तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, तो हरियाणा के आंसी जिले के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक लवणताग्रस्त जिला कौन सा है, यानी जो लवणताग्रस्त जिला जो है वो हरियाणा के अंदर कौन सा जिला जो सबसे ज्यादा लवणताग्रस्त है। पूर्वी हिसार है, पश्चिमी हिसार है, पूर्वी सिरसा है, या फिर जो मध्य जींद का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा लवणताग्रस्त इलाका है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा लवणताग्रस्त इलाका कौन सा है। जो लवणता जो है मिट्टी के ऊपर नूनी कौन कहते हैं अपनी भाषा के अंदर, वो आ जाओ है, उसको स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोला जाता है, तो लवणताग्रस्त जो वो आ जाओ नूनिया पे जिसने अपनी भाषा में कह दिया उसने क्या बोला जाओ है, रेह या फिर कल्लर बोला जाओ, रे या फिर कल्लर बोला जाओ है। तो सर्वाधिक लवणताग्रस्त जो ताजे आंकड़े उनके हिसार जो पूर्वी हिसार जो है, पूर्वी हिसार जो है इसको सर्वाधिक लवणताग्रस्त जिला माना गया है। कितने परसेंट भूमि हरियाणा की लवणीय है, फटाफट बताइएगा। हरियाणा प्रदेश की कितने प्रतिशत भूमि लवणीय है। हरियाणा भूषण सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, करंट अफेयर का बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भूषण सम्मान जो सरकार को देती है, सम्मान जो है अपने याद रखना है लगभग 32 पॉइंट कुछ है, तो 32 से 33% हिस्सा जो हरियाणा का वो क्या है, 32% मान के चलो, 32% हिस्सा का सेम ग्रस्त है। ठीक है, लवणीय है। तो हरियाणा भूषण सम्मान जो है वो करनाल जिले की एक शिक्षिका है जिनका नाम अनीता हो सकता है, कविता है, सरिता है, या फिर सुनीता है। फटाफट बताइएगा हरियाणा भूषण सम्मान किसको दिया गया है। यह शिक्षिका है, सरकारी स्कूल के एक मैडम है, उस मैडम का नाम क्या है, अनीता। और अनीता हरियाणा के कौन से जिले की है, करनाल जिले के। पीछे से एक वीडियो वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो तो, जब इनका तबादला हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, तो जो लड़कियां जो थी गले लिपट करके इनसे रोई थी। ऐसे शिक्षक धन्य होते हैं जो बच्चों का इतना प्रेम इनको मिलता है। तो उसका नाम क्या है, करनाल जिले की अनीता को हरियाणा भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित करने का काम किया गया है। हाल ही में किस भारतीयों को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त करने का काम किया गया है। सूडान में अशांति और सूडान के अंदर जो है लगभग 20,000 सैनिक है दुनिया के विभिन्न देशों के। तो यूएन का जो संयुक्त राष्ट्र मिशन जो है इसके फोर्स कमांडर किसको नियुक्त किया गया है, तो एंटोनियो गुटेरस जो आपने याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी पोस्ट महासचिव होती है। और पुर्तगाल के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटेरस जो है दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव चुने गए। ठीक है, तो मोहन सुब्रमण्यम जो है भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल है, और मोहन सुब्रमण्यम को कड़ा भेजा गया, तो यूएन के द्वारा जो है वो कड़ा भेजा गया है, दक्षिणी सूडान के अंदर भेजा गया है मोहन सुब्रमण्यम। एंटोनियो गुटेरस के द्वारा घोषणा करने का काम किया गया है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताइएगा। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। हो सकता है वो 23 जून को मनाया जाए, 8 जून को, 10 जून को, या फिर विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 23 जून को कौन सा दिन मनाया जाओ है, 23 जून को शायद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति जो है उसका गठन हुआ था। ठीक है, और वो तारीख बिल्कुल सही है, कौन सी है, तो वो तारीख है 8 जून। 8 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 जून को एक और दिन मनाया जाओ अगर किसी का ध्यान हो तो, विश्व महासागर दिवस का अपन जिक्र किया था। ठीक है, विश्व महासागर दिवस, तो विश्व महासागर दिवस भी 8 जून को, और इसके अलावा जो है ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है वो भी कद मनाया जाओ, तो 8 जून को ही दोनों के दोनों वो मनाए जाओ है। इसके अलावा एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, 23 तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, ओलंपिक समिति का गठन शायद 1894 के अंदर हुआ था। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। भारत के किस राज्य को 2023 के G20 बैठक के लिए मेजबान चुना गया है। 2023 का जो G20 जो है सम्मेलन जो है बैठक जो होगी उसके लिए किस राज्य को मेजबान चुना गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से राज्य के अंदर G20 सम्मेलन होगा, फटाफट बताइएगा। 26 सितंबर 1999 वो तारीख है जब G20 की गठन हुआ था। 26 सितंबर
26 सितंबर 1999 को किसका गठन हुआ था? G20 का गठन हुआ था। दुनिया के 20 देश हैं, ठीक है। और याद रखना है 2022 का सम्मेलन जो है, 2022 का G20 सम्मेलन जो है, बैठक जो है कड़ा होगी इंडोनेशिया का जो बाली शहर जो है, इंडोनेशिया के बाली शहर के अंदर आयोजित होगी। और भारत का कौन सा राज्य चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर को चुना गया है 2023 की G20 बैठक के लिए, ठीक है। तो इंडोनेशिया का बाली जो है, अभी बाली के अंदर शायद नवंबर के अंदर नवंबर के अंदर इंडोनेशिया के बाली के अंदर G20 सम्मेलन 2022 के अंदर होगा। G20 की स्थापना जो 26 सितंबर 1999 को करने का काम किया गया था। चलो भाई अगला प्रश्न देखो शाबाश। किस जिले के माजरा गांव के अंदर एम्स प्रस्तावित है? एम्स जो है 1956 के अंदर बना था, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर है। राजकुमारी अमृता कौर का नाम आपको याद होगा, भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। उनके प्रयासों से 1956 के अंदर दिल्ली के अंदर एम्स बना था। और एक ऐसा ही एम्स जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के माजरा गांव के अंदर जो क्या है, प्रस्तावित है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको देने का काम करूंगा, ठीक है। वो कौन सा व्यक्ति था जिसको काकोरी ट्रेन कांड, इसको काकोरी एक्शन कांड बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर फांसी की सजा से बच गया था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा व्यक्ति था जो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इससे बच गया था? याद रखना काकोरी ट्रेन कांड जो इसको अंजाम देने का काम किसके द्वारा किया गया था? HRA के द्वारा किया गया था, ठीक है। अधिकतर सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है इसके अधिकतर सदस्य हुआ करते थे। इसके अंदर जिस बंदूक का प्रयोग किया गया था वो कौन सी थी? याद रखना जर्मनी की माउजर नाम कोई बंदूक है, जर्मनी माउजर जो है इसका प्रयोग करने का काम किया गया था, ठीक है। लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर उस ट्रेन का नाम है। 8 डाउन लखनऊ, और लखनऊ से सहारनपुर के बीच में वो ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन को जो है लूटने का काम भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा करने का काम किया गया था। 2-3 महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो ट्रेन जो थी इसको लूटने का काम किया गया था HRA के सदस्यों के द्वारा। मात्र उस टाइम तो बहुत बड़ी बात थी, 4000 रुपए लूटने का काम किया गया था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बहुत बड़ा नाम अशफाक उल्लाह थे। बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़ में नहीं आते थे। तो सबसे काम क्या हुआ, बंदूक से अनायास से गोली चल पड़ी और वो गोली एक यात्री को लगी, वो यात्री पड़ गया, खून दिखा, उसके बाद में घटना शुरू होती है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या हुआ कि जो अशफाक उल्लाह थे, अमर शहीद अशफाक उल्लाह मैं कहूंगा उनको, एक चद्दर थी, वो चद्दर उड़ा करते थे। वो चद्दर क्या थे, वो ट्रेन के अंदर भूल जाते हैं और वो एक बेशकीमती चद्दर थी, बहुत महंगी चादर थी। अब क्या किया, अंग्रेजों के हाथ वो चद्दर लगी। अंग्रेजों ने जाके धोबी जो था, जिस धोबी के ऊपर वो धुलाई हुआ करती थी, उस धोबी ने जाके दिखाई दी, बोला भैया चद्दर कौन उड़ा कर? तब उसने बता दिया कि इसको तो अशफाक उल्लाह उड़ने का काम करते हैं। उसके बाद इनके ऊपर अभियोग चला जाता है, मुकदमा चला जाता है और वो मनहूस दिन आ जाता है। उस मनहूस वो तारीख है 19 तारीख है, दिसंबर का महीना था, साल है 1927, 19 दिसंबर 1927, जिसके अंदर 4 लोग जो थे, 19 दिसंबर 1927 4 लोगों को फांसी देने का काम किया जाता है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी है, राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह है, ठाकुर रोशन सिंह का नाम भी इसके अंदर शामिल है। मैं बार बार जिक्र करता हूं, जब ये सारा का सारा धन लूटा गया था तो इस धन को लूट करके, इन 4000 रुपयों को लूट करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बहुत बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद को धन सौंप दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद इन पैसों को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर अपने घर जाते हैं, जहां पर इनके बीमार माँ बाप पड़े होते हैं। इतने सारे सोने चांदी के सिक्के देख करके चंद्रशेखर आजाद की मां कहती है कि बेटा इनमें से 2 सिक्के हमें दे दे, उन सिक्कों से हम अपना इलाज करवाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के पास आप सभी को पता है पिस्तौल होती थी, पिस्तौल निकाल करके कहा कि इस पिस्तौल के अंदर, इस बंदूक के अंदर 2 गोलियां हैं, चाहो तो मैं आप दोनों को 1-1 गोलियां दे सकता हूं। यह पैसा हिंदुस्तान की आजादी के काम आएगा, किसी व्यक्ति के मां बाप के लिए नहीं है। यकीन मानिए चंद्रशेखर ने अपने मां बाप को 1 सिक्का भी देने से मना कर दिया था उस बंदे ने। और 19 दिसंबर 1927 को फांसी हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद को इसमें फांसी नहीं दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल अमर शहीद, आपने याद रखना इनको उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल जो है, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल के अंदर इनको फांसी देने का काम किया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जेल जो है, इलाहाबाद जेल के अंदर इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह जो है, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जो है, फैजाबाद जेल के अंदर अशफाक उल्लाह को फांसी देने का काम किया गया था फैजाबाद के अंदर। एक प्रश्न आया है कि जो काकोरी ट्रेन कांड जो था, इसके बारे में लिखने का काम एक शख्स किया करते थे,
वो शख्स थे अमर शहीद आजम भगत सिंह। उस पत्रिका का नाम कौन सा था? पंजाबी पत्रिका थी जिसमें भगत सिंह काकोरी ट्रेन कांड के बारे में लिखा करते थे। तो उस पत्रिका का नाम अपने ध्यान में रखना, कीर्ति नाम की एक पंजाबी पत्रिका थी, और इसी कीर्ति नाम की पंजाबी पत्रिका के अंदर भगत सिंह जो है वो काकोरी ट्रेन कांड को क्या किया करते थे? लिखने का काम किया करते थे। ये चीज आपने ध्यान रखनी। कौन सी पत्रिका थी? कीर्ति नाम की पत्रिका के अंदर वो इसको लिखने का काम किया करते थे। हार्टन नाम का एक जज था और माफी मांगने के लिए कहा। राम प्रसाद बिस्मिल का तो कोई वकील भी नहीं था, खुद वकालत उन्होंने की थी अपने केस के अंदर। हार्टन जो जज जो था वो कहता कि यार इतनी अच्छी अंग्रेजी और ये चीज कहां से सीखी है। यकीन मानिए गजब की पैरवी करी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना खुद के केस की। नू दिग्या की केस राम प्रसाद बिस्मिल जीतेगा। आखिरी में एन टाइम के ऊपर अंग्रेजों ने कानून निकाल कर नू कह दिया कि कोई भी कैदी अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकता। तब एक अंग्रेज वकील दिया गया और वकील देने के बाद में चंद्रशेखर जो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो मुकदमा हार जाते हैं। और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का तो आप सभी को पता है वो तारीख कौन सी थी? वो तारीख थी 27 फरवरी 1931। और लिख दूं 27 फरवरी 1931 वो तारीख थी जब चंद्रशेखर आजाद जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर जो है चंद्रशेखर आजाद जो है एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से एक सप्ताह पहले मिल के आए थे और उसका पता बताने का काम कर दिया। बाद में सादी वर्दी के अंदर 2-3 पुलिस वाले उतरते हैं और चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजी में पूछते हैं कि हु आर यू। आजाद के पास में गोलियां थी, बंदूक में 4 गोलियां चला दी, अंतिम में 1 गोली बची थी और वो गोली चंद्रशेखर आजाद खुद को उड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं हुई थी। राजेंद्र लाहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे के सारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य हुआ करते थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 के अंदर, उसका उद्देश्य क्या था? सर भिवानी में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीडीएफ जीके परवीन टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। बटलर कमेटी जो थी 1927 के अंदर, इसका क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकरण करना, कृषि का आधुनिकरण, समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना। लेकिन नहीं, भारत सरकार और देशी रियासत जो है यानी आज के जो राज्य और सरकार के बीच जो है, ठीक है, उसके अंदर संबंध स्थापित करना था। और ऐसा ही एक आयोग भारत सरकार ने बनाया था। उस आयोग का नाम क्या है? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है 1983 के अंदर बनाया गया था। और सरकारिया आयोग 1983 का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध सुधारने के लिए बटलर आयोग या फिर बटलर समिति या फिर सरकारिया आयोग, बात दोनों की एक ही है। कूच बिहार ट्रॉफी 2022 जो है वो किस राज्य के द्वारा जीतने का काम किया गया? बताइए शाबाश। कूच बिहार ट्रॉफी जो है, कूच बिहार ट्रॉफी किसके द्वारा जीतने का काम किया गया है? हरियाणा, मुंबई, राजस्थान, बिहार, बताओ शाबाश। अर्जुन सिंह सबसे पहले उत्तर दिया। कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा जीतने का काम किया गया है कूच बिहार ट्रॉफी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट का मतलब क्या है? अंग्रेजी का शब्द, इसका मतलब वो सन्यासी। ठीक है, सन्यासी। तो प्रश्न क्या बन गया कि किस शख्स को शिमला का सन्यासी कहा जाता है? शिमला का सन्यासी किस व्यक्ति को कहा जाता है? शिमला का सन्यासी, सन्यासी व्यक्ति था, बार में जाकर महिलाओं के साथ में डांस किया करता था। ऐसे सन्यासी विरले ही मिलते हैं। और वो सन्यासी कौन था जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने का काम किया था? एलन ओक्टम ह्यूम जो था, इस बंदे को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ए ह्यूम को शिमला का सन्यासी या फिर हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? फटाफट बताने का काम करिएगा। चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखना है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ये भारत का, ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कब था? जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन जो है, गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करता था। क्लीमेंट एटली शायद भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपने याद रखना है 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का
कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन जो है, मुंबई अधिवेशन के अंदर इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। तारीख है 9 अगस्त की। 9 अगस्त को महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी को कैद कर लिया जाता है। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दो नारे हैं, एक तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और एक और नारा है सिर्फ सिंपल भारत छोड़ो, ठीक है, सिंपल भारत छोड़ो। दो नए नारे हैं, दोनों की ध्यान रखना है। अंग्रेज शब्द आ जाए तो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो था, ये नारा किस बंदे ने दिया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगर नो आ जाए कि सिर्फ भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो सिर्फ भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। गांधी हमेशा सत्य अहिंसा की बात करते हैं। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक बात कही थी और वो नारा दिया था, उस नारे का नाम क्या है? करो या मरो। यानी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत की आजादी के लिए अंतिम महान प्रयास किस आंदोलन को कहा जाता है? भारत की आजादी के लिए अंतिम महान प्रयास जो है किसको कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी आंदोलन है। किसके बारे में कही थी? वो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? लिनलिथ गो। लिनलिथ गो जो है वो भारत का वायसराय था उस टाइम पे। और जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर कहा था, ठीक है। चर्चिल ने गांधी को क्या कहा था? अर्धनगन फकीर। चर्चिल के द्वारा ही महात्मा गांधी को कहा गया था। भारत की आजादी का अंतिम महान प्रयास किसको कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। इसी आंदोलन को नागरिक अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी भारत के अंदर जाना जाता है। 8 को प्रस्ताव पारित हुआ था। सुबह 9 बजे गांधी को सुबह 9 अगस्त को गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान जो है हरियाणा प्रदेश के एक महिला ने बड़ा अच्छे तरीके से भाग लिया था, इसलिए उसको अगस्त क्रांति की नायिका कहा जाता है, 1942 की हीरोइन कहा जाता है। अरुणा आसफ गांगुली जिसको क्या कहा जाता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला। डिफलिम्पिक्स ओलंपिक 2021 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीतने का काम किया है? इस ओलंपिक को मूक बधिर ओलंपिक भी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी में मूक बधिर ओलंपिक, ठीक है। जो मूक बधिर ओलंपिक जो है याद रखना है, ये कौन से देश के अंदर हुए? तो याद रखना ब्राजील के अंदर 2021 के अंदर मूक बधिर ओलंपिक हुए हैं। इनके अंदर हरियाणा के कितने खिलाड़ी जो हैं, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है डेफ ओलंपिक के अंदर? फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी बताने का काम करिएगा। डेफ ओलंपिक के अंदर कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है? टोटली हरियाणा भारत के द्वारा जो है कितने पदक जीते गए हैं? टोटली मूक बधिर ओलंपिक के अंदर 817, ठीक है। 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है, 7 कांस्य पदक जीतने का काम किया है। अच्छा, मूक बधिर ओलंपिक जीतने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है? बताइए शाबाश। गलत उत्तर है सभी का, सिर्फ एक शख्स है देसी फुकरे, इस बंदे ने सबसे पहले सही उत्तर दिया, ठीक है। बताओ शाबाश, मूक बधिर ओलंपिक में कितने रुपए मिलते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले को? ठीक है, तो फटाफट बताइएगा। ब्राजील जो है, ब्राजील के अंदर मूक बधिर ओलंपिक हुए थे, सही है, शाबाश। 1924 के अंदर पेरिस जो है, पेरिस से इनकी शुरुआत हुई थी। प्रत्येक 4 वर्षों के बाद जो है मूक बधिर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया गया है, 2 कांस्य पदक जीतने का काम किया, टोटल 6 पदक हरियाणा ने जीते, ठीक है। तो याद रखना, गोल्ड हरियाणा ने 4 जीते हैं, 2 कांस्य जीते हैं, टोटल हरियाणा ने पूछ लिया कुल 6 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक कितने जीते? 4, कुल 6। भारत ने पूछ लिया टोटल 8 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक, 7 कांस्य पदक जीतने का काम किया है। जितने रुपये ओलंपिक खेला में मिला उतने रुपये इनमें मिला है, जो कर 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए मिला है, इनमें भी उतने रुपये बराबर के रुपये मिला, ठीक है। यानी 6 करोड़ रुपए गोल्ड के लिए, 4 करोड़ रुपए रजत के लिए, 4 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडल के लिए जीते, ठीक है। तो मूक बधिर ओलंपिक में हरियाणा ने 4 जीते हैं, 2 कांस्य जीते, टोटल हरियाणा ने 6, देश ने टोटल 8, 7, 15 और 1 16, भारत ने टोटल 16 जीते, 16 में 6 किसके हैं? तो हरियाणा के हैं। यह चीज आपने याद रखनी, ठीक है। राज्य की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति किरणपाल है, या फिर न्यायमूर्ति वर्षा है, या फिर न्यायमूर्ति अनुराधा बेनीवाल है? इनमें से कोई नहीं। तो किरणपाल आनंद जो है, याद रखना है, हरियाणा प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश है।
12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख जो है वो कहां से मिला है, बताइए शाबाश। 12 खड़ी लिखाई जो है, 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो कहां से मिला है? बिल्कुल सही है। और याद रखना है ये जो अभिलेख जो है इस लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख इसको कहा जाता है। और यमुनानगर का जो है सूद नामक स्थान जो है जगाधरी के पास में उर्त के मिला है, 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है। हरियाणा में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहां पर की गई है? अक्षय ऊर्जा भवन, वो जिला गुड़गांव है, जिला पानीपत है, जिला पंचकुला है, जिला हिसार है। अक्षय ऊर्जा भवन जो है इसकी स्थापना हरियाणा के अंदर कौन सी जगह पर की गई है? अक्षय ऊर्जा भवन। तो फटाफट बताने का काम करिएगा, अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहां पर की गई है? एथेनल प्लांट, एथेनल प्लांट, सिंथेटिक रबड़ प्लांट, सिंथेटिक रबड़ प्लांट, हरियाणा का पहला अनाज बैंक, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये सारे के सारे पानीपत के अंदर हैं। और अक्षय ऊर्जा भवन जो आपने याद रखना है, अक्षय ऊर्जा भवन जो वो सौर और सोलर अलायंस है भाई, गुड़गांव वाला, ठीक है। अक्षय ऊर्जा भवन पानीपत है, गुड़गांव गलत है जो भी बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। याद हो जाएगा इतना, पानीपत अक्षय ऊर्जा भवन है, सिंथेटिक रबड़ प्लांट है। एक चीज और बताइएगा, हरियाणा के अंदर नया प्लास्टिक पार्क कौन से जिले के अंदर बना है? नया प्लास्टिक पार्क, तो हरियाणा के अंदर नया प्लास्टिक पार्क भी आपने याद रखना है, वो जिला कौन सा है? वो जिला महर्षि पाणिनि नगरी पानीपत, ठीक है। एथेनल प्लांट, सिंथेटिक रबड़ प्लांट, पहला अनाज बैंक और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये सारे के सारे, और अक्षय ऊर्जा भवन सारे के सारे कड़ा है तो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है। हाल की दरगाह पानीपत के अंदर है। किस जिले के अरावली पहाड़ियों के बीच में लक्ष्मी नारायण मंदिर है? बताइए शाबाश, कौन सा जिला है जिस जिले के अरावली की पहाड़ियों के अंदर जो है क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर है। सिर्फ अक्षय ऊर्जा भवन का जिक्र है यहां पर, ठीक है, सिर्फ अक्षय ऊर्जा भवन का जिक्र है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? वह जिला कौन सा है? बिल्कुल सही है, वो जिला फरीदाबाद है, ठीक है। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना कौन से जिले के अंदर? बताइए शाबाश। हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना वो है कौन से जिले के अंदर है? बाल मित्र पुलिस थाना हरियाणा प्रदेश का पहला, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम या फिर पंचकुला? जल्दी जल्दी बताइएगा शाबाश। वो जिला बिल्कुल सही है, वो जिला पलवल है। और पलवल के अंदर जो है पंचवटी तीर्थ है, पंचवटी मंदिर है। हरियाणा की कॉटन सिटी, कपास का सर्वाधिक व्यापार हरियाणा में कड़ा हुआ, तो याद रखना है पलवल जिले के अंदर जो हरियाणा में सर्वाधिक कपास का व्यापार कड़ा हुआ है, तो पलवल जिले के अंदर सर्वाधिक कपास का मंदिर वो है। उड़े के है, सती का मंदिर भी है, एक कुंड है, और उस कुंड का नाम आपने ध्यान में रखना है, उस कुंड का नाम क्या है? अंजनी कुंड, ठीक है। अंजनी कुंड कोई आपसे पूछे तो कड़ा है, याद रखना हरियाणा के पलवल जिले के अंदर पंचवटी कपास के लिए किसको जाना जाता है? पलवल जिले को जाना जाता है। राज्य में सांझी माई को ससुराल कब भेजा जाता है? सांझी माई को ससुराल किस दिन भेजा जाता? होली के दिन, दशहरा के दिन, दिवाली के दिन या फिर तीज के दिन? तो सांझी माई को ससुराल जो है प्राचीन रस्म है, तो याद रखना वो दशहरे के दिन जो है सांझी माई को ससुराल भेजने का काम कब किया जाता है? तो दशहरे के दिन करा जाता है, ठीक है। चलो शाबाश, वाह वाह कर दो, एक शायर हो जाओगा, बहुत बढ़िया शायर है। अभी सूरज डूबा नहीं है, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे जरा नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। वाह। तो बताओ शाबाश, हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? बिल्कुल सही है, हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह जो है चुनाव आयुक्त हैं। गौरी सोरेन और एक और नाम है, दिन दोनों को क्या चुना गया है? हरियाणा का यूथ आइकन चुना गया है, गौरी सोरेन। इसके अलावा एक और नाम कौन सा है? फटाफट बताइएगा। राज्य में एक शेर की मूर्ति मिली है जिसके ऊपर यक्ष बैठा है,
शेर की मूर्ति है, उसके ऊपर यक्ष बैठा है, वो मूर्ति सोनीपत, वो मूर्ति रोहतक, वो मूर्ति हिसार या फिर अगरवा। तो याद रखना हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? यक्षिणी की मूर्तियां सबसे प्राचीन है। और यह कड़कड़ता मिली है पलवल, बदास, और तीसरी जगह कौन सी है? हथीन उड़ता ये मिली है। देवी देवताओं की जो है आराधकों की रक्षक इन मूर्तियों को माना गया है। इसके अलावा जो है ये मूर्ति किसकी बनी है? लाल पत्थर की मूर्तियां बनी है। दूसरी शताब्दी जो है, दूसरी शताब्दी की मूर्तियां हैं। हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव मथुरा कला शैली का है। नंबर दूसरा किसका है? नंबर दूसरा गांधार कला शैली का है। दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो नंबर 3 जो है दक्षिण भारत की द्राविड़ कला शैली जो है। इन 3 कला शैलियों का हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, याद हो जाओगा कौन सी 3 कला शैली जिनका प्रभाव हरियाणा के ऊपर ज्यादा है? मथुरा कला शैली का सबसे ज्यादा, मथुरा नहीं मिला तो गांधार, गांधार नहीं मिला तो फिर क्या मिलेगा? द्राविड़ कला शैली जो है ये मिलेगा। ठीक है, द्राविड़ कला शैली। और ये मूर्ति जो है किस काल की? तो याद रखना आपने सुंग और कुषाण कालीन मूर्तियां हैं यक्ष यक्षिणी की। कौन से काल की है? सुंग, और दूसरी याद रखना कुषाण कालीन। ये पुरानी मूर्तियां हरियाणा के सबसे प्राचीन। ठीक है, आराधकों की रक्षक माना जाता है। कुएं और तालाबों के किनारे जो है इन मूर्तियों को रखने का काम किया जाता था। अब प्रश्न के ऊपर ये एक शेर की मूर्ति हरियाणा के अंदर कड़े मिली है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है औरंगाबाद के अंदर मिली है, और एक दूसरी जगह है ब्राह्मणवास रोहतक का। इन 2 जगह के ऊपर जो है महात्मा गांधी की मूर्ति मिली है। ठीक है, अगर सॉरी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली है। अगर नो आ जाए हरियाणा के अंदर मूर्ति कला जो है, मूर्ति कला का विकास किस काल के अंदर हुआ था? गुप्त काल के दौरान। मूर्ति कला का हरासमेंट याद रखे तो मध्यकाल के दौरान। अगरवा हिसार गलत उत्तर है, अगरवा हिसार गलत उत्तर है। सूर्य स्तंभ जो है वो खड़ा लग गया तो थानेश्वर के ऊपर। सूर्य स्तंभ जो है वो खड़ा है, याद रखना है। थानेश्वर के अंदर जो सूर्य स्तंभ के ऊपर भगवान सूर्य की मूर्ति है। ठीक है, बताओ शाबाश, एक शेर की मूर्ति मिली जिसके ऊपर यक्ष बैठा है। हरियाणा का रोहतक जिला। मथुरा कला शैली, नंबर 2 गांधार कला शैली, नंबर 3 द्राविड़ कला शैली। राज्य का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? लोकगीत पूछ रखा है। ठीक है बताओ शाबाश, राज्य की प्राचीन लोकगीत किसको कहा जाता है? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट के द्वारा इन लोकगीतों की खोज करने का काम किया गया था। सांग लोकगीत में नहीं आता भाई साहब। ठीक है, लोकगीत में नहीं आता सांग। चंदेल राजा परमल, अगर नो पूछे वो गीत कौन सा? वो आल्हा है। ठीक है, इसका संबंध पूछे किससे है तो याद रखना इसका संबंध किससे है? तो याद रखना चंदेल राजा परमल से है। अच्छा, नु पूछ ले आल्हा का चित्रण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखना आल्हा का चित्रण करने का काम किया गया था जगनिक भाट के द्वारा। ठीक है, किसने कराया था? जगनिक भाट के द्वारा कराया गया था। इसके अंदर जो आल्हा नाम का करेक्टर जो है इसका जन्म पूछ ले तो कराया था, तो याद रखना इसका जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, और आल्हा के भाई का नाम क्या है? याद रखना उद्दल। आल्हा के भाई का, आल्हा और उद्दल 2 भाई हुआ करते। ठीक है, आल्हा और उद्दल जो है चीनो हुड्डा। नाइस सेशन, थैंक यू भाई। ठीक है, याद रखना है चार्ल्स इलियट के द्वारा खोज की गई थी। इसके अलावा जो है याद रखना है चंदेल राजा परमल जो है उसका इससे संबंध है। चित्रण करने का काम किसके द्वारा किया गया? जगनिक भाट के द्वारा किया गया है। जो पात्र जो है इसके अंदर, पात्र जो है वीर मखलान नाम का एक पात्र है, वो जो है आपने याद रखना है वो भी कहां से थे? वीर मखलान। वीर मखलान, इनका जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, शायद अल्लाह नहीं आऊंगा, इसको अल्लाह को आप एक बार यहां से हटा दीजिएगा। इसका जो पात्र जो है याद रखना है वीर मखलान, आपने याद रखना। ठीक है, वीर मखलान। तो वीर मखलान जो इसका पात्र का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ था। अच्छा, इनको कब गाया जा? तो याद रखना युद्ध काल, इसके अलावा थोड़ा बहुत वर्षा ऋतु के अंदर भी। ठीक है, युद्ध काल और वर्षा ऋतु के अंदर याद हो जाओगा। 2-4 चीजें आपने याद रखनी है, फटाफट देखिएगा। आल्हा गीतों की खोज चार्ल्स इलियट के द्वारा करी गई थी। चंदेल राजा परमल से संबंध है। चित्रण जगनिक भाट के द्वारा किया गया था। युद्ध काल और वर्षा के अंदर गाया जाता है।
जो आल्ला रुदल दो भाई थे, लेकिन जो इसका जो करेक्टर जो है वीर मखलान, जो उसका जन्म पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था, तो वो जो है हरियाणा का कौन सा जिला, तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, हरियाणा के किस जिले में ट्रिपल पी मोड़ के ऊपर पहला अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाया गया है? क्या देख रहे हैं, ट्रिपल पी मोड़ जो है, ट्रिपल पी मोड़ के ऊपर पहला बस स्टैंड जो है, टूटने लगे जब हौसले तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मेहताज नहीं होते। वाह भाई, अगर किसी ने शायरी भेजनी है तो आप 90-509-61-500 मेरा नंबर है। जरूरी को नहीं आपकी खुद की हो, किसी की भी हो, बढ़िया शायरी हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे भाई मजाक की हो, किसी भी हो, तो 90-509-61-500 के ऊपर आप भेज दीजिएगा। तो वो बस स्टैंड कौन सा है? फरीदाबाद जिले का बस स्टैंड, इसको ट्रिपल पी मॉडल के ऊपर बनाया गया। थैंक यू भाई जो कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। जॉर्ज थॉमस कद मरा था? बहरामपुर के अंदर मरा था, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, बहरामपुर पश्चिम बंगाल के अंदर 1802 के अंदर मरा था। जहराई जंग के नाम से जाना जाता है, टिपरेरी राजा के नाम से जाना जाता है, जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है। किशोरीबाई तालाब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव या फिर मेवात? फटाफट बताइएगा, किशोरीबाई तालाब जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बताओ शहबाज भाई। ना मोहब्बत संभाली गई ना नफरतें पाली गई। वाह, ना मोहब्बत पाली गई ना नफरतें संभाली गई, बड़ा अफसोस है जिंदगी का जो तेरे पीछे खाली गई। बताओ शहबाज। किशोरीबाई तालाब बिल्कुल सही है, पलवल जो है, पलवल के अंदर जो है किशोरीबाई तालाब, पलवल जिले। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित करने का काम किया गया था? फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मेवात? बताइए शाबाश। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो कहां पर स्थापित करने का काम किया गया था? पिरिया लाठर चोरी, बैक चले जाओ, तेरा फोन की दिक्कत है, तेरा इंटरनेट की दिक्कत है, मेरी दिक्कत थोड़ी है यार। मन उलाना दे बोले मेरी क्लास बैक बिक जे, यूट्यूब का फॉल्ट उसका है। पहला प्लाज्मा बैंक, अनाज बैंक याद रखना है, खड़ा है तो अनाज बैंक पानीपत के अंदर है। बुक बैंक पूछो तो आपका अंबाला के अंदर है। अनाज का एटीएम पूछो तो फारिक नगर गुड़गांव के अंदर। पहला प्लाज्मा बैंक याद रखना है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोला गया? प्लाज्मा बैंक रोहतक, रोहतक होगा प्लाज्मा का, फरीदाबाद को नहीं हुआ है, फरीदाबाद होगा प्लाज्मा बैंक। खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीतने का काम किया था? बताइए शाबाश। गीतिका रानी, प्रोमिला देवी, साक्षी या फिर काजोल सरगसर? खेलो इंडिया यूथ गेम में बताइए शाबाश, पहला गोल्ड किसके द्वारा, पहला पदक किसके द्वारा, स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? बोलो भाई शाबाश। रोहित, यह जो छोरी है ना बहुत, वह है बहुत कम उम्र की छोरी है शायद, भाई एग्जैक्ट उम्र ध्यान में कौन, इसका बाबू उस टाइम पर रेडी मतलब खोखा पर चाय बेचने लग रहा था, पकौड़े चाय की दुकान है। महाराष्ट्र की काजोल सरगर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला गोल्ड जीतने का काम इसी के द्वारा किया गया था। हरियाणा से याद रखना 398 खिलाड़ियों ने जो था हरियाणा प्रदेश से भाग लिया था। अच्छा, दूसरे नंबर पाया है महाराष्ट्र, तीसरा पाया कर्नाटक। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीतने का काम किया? बताइए शाबाश। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीतने का काम किया है? बताइए शाबाश। महाराष्ट्र जो है इसने कितने पदक जीतने का काम किया है महाराष्ट्र के द्वारा? देसी फुकरे बिल्कुल सही है भाई, 45, 40, 40। ठीक है, 45, 40, 40 कितने हो गए? जोड़ मार लियो। ठीक है, 45, 40, 40। राज्य का प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना कहां पर की गई है? फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मेवात? बताइए शाबाश। 125 हो गए के? ठीक है, हरियाणा का पहला पैरा ओलंपिक भवन बताइए शाबाश, इसकी स्थापना कहां पर करने का काम किया गया है? हरियाणा का पहला पैरा ओलंपिक भवन फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मेवात? जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपने बहुत जल्दी पीडीएफ दे दूंगा।
बताओ शाबाश, पहला पैरा ओलंपिक भवन जो है राज्य का कहां पर स्थापित किया गया है? जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। बहुत सारे बिल्कुल सही जा रहे हैं, वेरी गुड। मुस्की, बहुत बढ़िया छोरी, शाबाश। तो पैरा ओलंपिक भवन कड़ा है तो याद रखना फरीदाबाद के अंदर स्थापित किया गया है। राज्य का पहला लॉ कॉलेज किस जिले के अंदर खोला गया था? भारत का हरियाणा का पहला कानून विद्यालय, कानून कॉलेज पूछ रहे क्या, अगर यूनिवर्सिटी पूछ ले तो याद रखना वो कड़ा खोली गई है, तो वो सोनीपत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय हरियाणा की पहली कानून यूनिवर्सिटी है। अगर कॉलेज पूछ ले तो याद रखना कॉलेज कड़ा खोला गया, तो कॉलेज पंचकुला के अंदर खोला गया है, वो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दो चीजें अलग अलग, कॉलेज पूछ ले तो कॉलेज पंचकुला पूरा कॉलेज दे रखा है, लेकिन वह यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी पूछ ले तो क्या हो जाएगा? सोनीपत हो जाएगा। कॉलेज पूछ ले तो उत्तर फिर क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में रेजांगला पार्क स्थित है? बताइए शाबाश, रेजांगला पार्क जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताइए शाबाश, रेजांगला पार्क जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल देखिएगा। ठीक है, अरे मैं देख लूंगा प्लाज्माड़ा भाई, मेरे ध्यान में जहां तक आओ वो फरीदाबाद आओ, कोई बात नहीं, चेक कर लिए, बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए शाबाश, रेजांगला पार्क कौन से जिले के अंदर? रै से रेजांगला, रै से रेवाड़ी, तो रेजांगला पार्क जो है हरियाणा का, रेवाड़ी जो है रेजांगला पार्क रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा का कौन सा गांव छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए शाबाश। धरेड़ू तो नहीं है, धेरडू है, धेरडू, रोहनाथ, मुंदड़ी, सुई, तो छोटी इटली के नाम से कैथल जिले का एक गांव है जिसका नाम क्या है? धेरडू गांव में शायद 300 का घर है, 200 से ऊपर बालक जो है इटली जा रहे हैं उड़ के। ठीक है, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? छोटी इटली के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था? जिस जमीन में सिंचाई होती थी पुराने टाइम में, उस जमीन को किस नाम से पुकारा जाता था? राही, रहट, चाही, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए शाबाश। देसी, अब की बार आप गलत हैं, जमीन पूछ रखी हो रहे, सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था? राहुल ने सबसे पहले उत्तर दिया, प्राचीन टाइम पर जो सिंचाई वाली जमीन जो थी उसको क्या कहा जाता था? उसको चाही कहा जाता था। ठीक है, उसको क्या बोला जाया करता? चाही बोला जाया करता। तड़का फिर मिलेंगे 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक अपनी लाइव क्लास होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है लीजो ऐप के ऊपर CT02 के नाम से एक बैच है जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी लिख रही है। 299 रुपए के अंदर दिल्ली पुलिस के 9 के 9 सब्जेक्ट लाइव पढ़ाऊंगे। लीजो ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, हाँ, रहट सिंचाई का साधन हुआ करता। गूगल प्ले स्टोर में जाके LISO लीसो लिखना है, जो भी कोर्स लेना पोस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना, अपने बाय नाउ में ले जाओगा। CT की प्रैक्टिस करनी है, जो कर मैंने क्लास ली है 14 टीचर लाइव पढ़ाऊंगे अपने प्रैक्टिस के नाम से। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तड़का फिर मिलेंगे 8 बजे। ठीक है, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में अपने पूरी PDF तुरंत बाद